हिंदी के 12वां लेसन शिक्षा और संस्कृति, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है, एक लेख है। ठीक है, हमारे एग्जाम की दृष्टि से यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा जाता है, हर साल सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछा जाता है। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं, इतना पढ़ने के बाद ये तो कंफर्म हो जाएगा कि इस चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, गांधी जी के बारे में वो सारी चीजें जो आपकी किताब में मेंशन है, और साथ ही साथ पाठ का सारांश, जिससे पाठ पूरा समझा जा सकता है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर उसमें जो एग्जाम में पूछा जा चुका है वो भी क्वेश्चन आंसर है, और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सभी के सभी इसमें मौजूद हैं। सभी लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखते चलिए, एक एक टॉपिक को समझते चलिए, क्योंकि पता है ना सर, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का चैप्टर है, तो कहां से ऑब्जेक्टिव केंगा निकाल के पूछ देगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, चलिए, और इसमें से मैंने एक भी लाइन काटने का प्रयास नहीं किया, मैंने हर एक बात इसमें मेंशन कर दिया है, ताकि ये वाला पार्ट कम से कम आपको क्या हो जाए सर, कंफर्म याद हो जाए। ठीक है, और सभी पाठ हम इसी तरह से पढ़ेंगे, याद रखिएगा। चलिए, तो चैप्टर का नाम बताइए तो क्या है? शिक्षा और संस्कृति। ध्यान दीजिएगा सर, एजुकेशन एंड कल्चर। इधर देखिए, शिक्षा के बारे में तो हमें पता है, ये संस्कृति क्या होता है पता है आपको? पता है सर, अगर सभ्यता और संस्कृति न होती ना, तो इंसान और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। याद रखिएगा सर, हम सभी एक सभ्यता, हम सभी एक संस्कृति में बंधे हुए हैं, तब हम आज एक साथ बैठकर यहाँ पर पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सर, नहीं तो आज से आप पीछे के इतिहास में जाइएगा ना सर, पीछे के इतिहास में तो बहुत सारा भेदभाव, दुष्कर्म, इतनी सारी कुरीतियां हमारे समाज में विद्यमान थी, जो कि आज के डेट में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और हमारा सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति इतना मजबूत है, हमें इतना बेहतर चीज सिखाता है, जिसकी वजह से हम लोग इतने सभ्य तरीके से, इतने सजग तरीके से एक साथ बैठकर एक साथ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और आज समाज इतना डेवलप हो रहा है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। संस्कृति ये होता है, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ये हमारा कल्चर है। और वाकई में भारत के लोग अपने बड़ों का आदर करते हैं, बात समझिएगा सर। चले जाइए यूरोप कंट्रीज में, चले जाइए अमेरिका साइड का, और इतना ज्यादा आपको डाइवोर्स के केसेस मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। डाइवोर्स समझ में आता है ना, जिसको तलाक कहा जाता है, वे डिवोर्स चाहे डाइवोर्स, तलाक होता है ना सर। लेकिन भारत में हमारा संस्कृति उस चीज की इजाजत नहीं देता है, याद रखिएगा। हाँ, अलग बात है कि आज के जमाने में आधुनिकता है, तो शहरों में लोग अमीर अमीर व्यक्ति में तलाक हो जा रहा है। गांव देहात में सुनिएगा ना, तलाक के बात आता है ना, तो सास अलगे रोती है, ए बाबू लोग का कोई जाए दो, लोग गलती सही माफ करो लो, कंप्रोमाइज करो लो। हाँ, तनी सा तू बर्दाश्त कर जा, तनी सा ई बर्दाश्त कर जा, काहे का झगड़ा कर लो, अच्छा जो गलती भइल होगे तो माफ कर। बात समझिए, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। हम लोग देखिए धार्मिक व्यक्ति हैं। भारत के लोग कैसे व्यक्ति हैं पता है? धार्मिक व्यक्ति हैं, याद रखिएगा सर। हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिस देश में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ, एकता के साथ रहते हैं। कहीं पे चले जाइए जहां पर बहुल संप्रदाय वाला देश है ना सर, जहां पर कोई जनसंख्या कोई जनसंख्या ज्यादा है और कोई जनसंख्या एकदम कम है, वहां पर जाकर देखिए जहां पर कम जनसंख्या वाले व्यक्ति हैं, उनका हश्र, उनका हाल क्या है। बात समझिए, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे ही नहीं कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वाकई में भारत हमारा, याद रखिएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। न तो भारत में अगर बोलना शुरू करेंगे, सभ्यता और कल्चर पे बोलना शुरू करेंगे तो सुबह से सांझ हो जाएगा, लेकिन हमारी भारत की सभ्यता, भारत की कल्चर, संस्कृति कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं। बताइए, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ओके, ये पाठ एक तरह से क्या है बाबू? निबंध है। क्या है? निबंध है, याद रखिएगा। ओके, जो कि महात्मा गांधी के पत्रिका से लिया गया है। ओके, कहां से लिया गया सब आपको आगे देखने को मिलेगा, एक एक चीज। चलिए पढ़ते हैं। लेखक कौन है? देखिए क्या लिखा गया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी।
इसलिए लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इनमें से हम राष्ट्रपिता के रूप में किनको मानते हैं? किनको मानते हैं? महात्मा गांधी को, जिनका पूरा नाम बताइए क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद ना, करमचंद गांधी, याद रहे सर। महात्मा गांधी का पूरा नाम बताइए, मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 को होता है, पोरबंदर गुजरात, यानी गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुआ था। आपकी किताब में ऐसे दिया गया है कि एक सरफिरे के हाथों इनकी हत्या कर दी गई। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में एक सरफिरे के हाथों इनकी हत्या कर दी गई। लेकिन सभी लोगों को पता है कि नथुराम गोडसे जो थे उनके द्वारा गांधी जी की क्या की गई थी? हत्या की गई थी, गोली मारकर हत्या की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब में उनका नाम मेंशन नहीं है, इसलिए यहां भी नहीं है। ओके, पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। माता का नाम और पत्नी का नाम याद कर लीजिए, अभी ना तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती टिक कर दलो। माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी। ठीक है सर, अब एक एक पॉइंट को सभी लोग ध्यान से देखते चलिए। ओके, 1883 ईस्वी में, यानी बहुत ही कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ, जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। अर्थात महात्मा गांधी की पत्नी भी हमारे भारत को आजादी दिलाने में, स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी के सपोर्ट करती थी, उनके सपोर्ट में रहती थी। ठीक है, अब पत्नी है तो कहां जाएंगी, सपोर्ट तो करना ही ना पड़ेगा। इधर देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा उनके शिक्षा एजुकेशन के बारे में है, ध्यान से सुनिएगा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात के पोरबंदर और उसके आसपास हुई, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सर। शुरुआती शिक्षा हम लोग कहाँ करते हैं? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी के बाद अपने गांव के स्कूल में, स्कूल के बाद हाई स्कूल में। तो ये हाई स्कूल हो गया है, अलग बात है। हमने बड़ी हाई स्कूल नहीं था तो हम लोग बोहड़िया सीवान जाते थे, डिस्ट्रिक्ट में लोग को जाना पड़ता था। उसके बाद से हम लोग इंटर के बाद आपको तनी अपना गांव छोड़कर दूसरा जगह जाना पड़ेगा। सुनिएगा ध्यान से, लेकिन अब आगे देखिएगा। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यानी लंदन यूनिवर्सिटी यानी लंदन विश्वविद्यालय वो चले गए। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वो वकालत की पढ़ाई के लिए कहां गए थे? लंदन। किस यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यानी लंदन विश्वविद्यालय जिसको कहा जाता है। याद रखिएगा, कब गए थे? 4 दिसंबर 1888, 1888। ओके, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका, जो कि 1893 में गए और 1914 में वहां तक, 1914 तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे। सुनिएगा ध्यान से, 1893 7 साल यानी 14 वर्ष होने, कितना साल? लगभग 21 साल वो कहां रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। याद रखिएगा कि प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। वहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा का सबसे पहला प्रयोग कहां पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। किनके खिलाफ किया था? अंग्रेजों के खिलाफ किया था। याद रहेगा। चलिए, अच्छा कंफ्यूज मत होइएगा, हिंसा अहिंसा। हिंसा माने होला मार झगड़ा काट पीट ये सब, अहिंसा माने होता है ये सब बिल्कुल नहीं, मार झगड़ा नहीं, एकदम शांतिवादी। कैसा होता है? शांतिवादी। याद रहेगा सर, हिंसा वायलेंस, अहिंसा नॉन वायलेंस। ओके, यहां देखिएगा, वायलेंस 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 है। इधर देखो, 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौट आए और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। अर्थात भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने अपना योगदान देना शुरू कर दिया। और 1915 से लेकर के वर्ष 1948 तक, यानी अपने निधन तक, वो कहां पर रहे? भारत में ही रहे। और भारत को अपनी मतलब अंतिम सांस तक वो आजादी के लिए मतलब लड़ते रहे। आजाद भी भारत उसी बीच में हो गया 1947 में, सभी को पता है। याद रखिएगा, 21 वर्ष कहां रहे? दक्षिण अफ्रीका। वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहां गए थे? लंदन। याद रहेगा सर, सुनिएगा। और अगला चीज, भारत कब आए? 1915।
1915 से लेकर के कब तक भारत में रहे? पूरे अपने आजीवन काल तक, याद रखिए, यानी अपने मृत्यु तक। ओके, चलिए। अहिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, अहिंसा, ध्यान से सुनिएगा, यानी सत्य और अहिंसा को ही इन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था, याद रखिएगा। यानी हमें सत्य के राह पर चलना है और हमें हिंसा नहीं करना है। कोई एक झापड़ हेने से मारे तो हयो दे देना के लीजिए, इस पर भी मार लीजिए, माने दिस इज द अहिंसा। समझ में आया? आप झूठ बोलिएगा, आप धोखा दीजिएगा, हम धोखा नहीं देंगे, हम सच बोलेंगे, भले हम बर्बाद हो जाएंगे। बात समझिए, याद रहेगा। चलिए, वाकई में सर सत्य और अहिंसा का मार्ग हमेशा क्या होता है सर? बेहतर होता है। कष्ट सहकर इसमें हम बेहतर बन सकते हैं, याद रखिएगा। ये देखिए, उन्होंने स्वराज की मांग की। स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वयं का राज, हमारा देश हमारा राज। अछूतोद्धार का काम किया। अछूतोद्धार का मतलब होता है अछूतों का उद्धार। अछूतों का उद्धार, पहले ना बड़ा छुआछूत का भावना था सर, छोटी जाति बड़ी जाति, एक समाज में, किसी भी समाज में जाइए, अब कोई एक पार्टिकुलर जात का है ना, उस जात में 10 गो जात बना देगा। बात समझिएगा। जैसे तेली हैं, तेली में कह लो 13 गो तेली होते हैं। हाँ, हमने 13 गो, अब बताओ तेलियों में 13 गो तेली, तनी बताइए। अब इतना ज्यादा भेदभाव हमारे समाज में है, आप सोच नहीं सकते हैं। याद रखिएगा सर, अछूतोद्धार का काम किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? चारों ओर सभी जगह उदय। इस चीज पर उन्होंने काम किया, ये चीज चारों ओर उन्होंने चलाया। आगे देखिएगा सर, स्वदेशी का नारा दिया। स्वदेशी का नारा यानी कि हमारा स्वराज होगा, हमारा देश है, हम राज करेंगे, इसका नारा दिया। स्वदेशी का मतलब होता है हम अपने भारत के वस्तुओं का ही क्या करेंगे सर? इस्तेमाल करेंगे। आपको इतिहास में मैंने बहुत सारा चीजें आपको पढ़ाया है। यहां देखिएगा, समाज के व्याप्त ऊंच नीच, जाति धर्म के विभेदक भाव को मिटाने की कोशिश की और अंततः अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजादी दिलाई, जो कि 15 अगस्त 1947 का दिन घोषित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी। ये दोनों का दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है, या इनमें से महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम बताइए। सुनाई दिया? हिंद स्वराज और ये गो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला देखिएगा, उन्होंने हरिजन और यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं भी संपादित की। हरिजन और यंग इंडिया क्या थी? ये सभी पत्रिकाएं थी, अखबार कह सकते हैं, ठीक है सर। इसके संपादन किया। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, राजनीति तथा सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों पर खूब लिखा और उनके प्रयोग द्वारा भारतवर्ष को फिर से एक उन्नत एवं गौरवशील राष्ट्र बनाने की कोशिश की। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का ये योगदान है। इनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं, याद रखना है सभी लोगों को। गांधी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर कहिए या रविंद्रनाथ टैगोर कहिए। अंग्रेजी में रविंद्रनाथ टैगोर होता है, ठीक है, हिंदी में बहुत लोग उनको ठाकुर बोलते हैं। गांधी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा कहा था। क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी को महात्मा किन्होंने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, याद रखिएगा। उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। कृतज्ञ राष्ट्र का मतलब होता है कि हम लोग महात्मा गांधी के ऋणी हैं। उनके एक होता है ना सर, उनके योगदान के लिए हम लोग उनको क्या करते हैं सर? बापू या राष्ट्रपिता कहकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है, जो कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाई जाती है, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, जिस डेट को उनका जन्म हुआ था। पूरे भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है, पूरे भारत में छुट्टी रहता है उस दिन, याद रखिएगा। यहां देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि अहिंसा दिवस के रूप में, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, याद रहेगा सर। पूरे अंतरराष्ट्रीय यानी विश्व स्तर पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, याद रखिएगा। चलिए, आइए थोड़ा पाठ के बारे में जानते हैं कि सर पाठ में क्या कुछ है, ध्यान से देखिएगा।
शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर यहाँ हरिजन यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेखों से संकलित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। ध्यान सुनो, अग्रलेखों का मतलब होता है जो एकदम सनसनीखेज सुर्खियां होती है ना सर, अखबार के फ्रंट लाइन पे छपता है, वहां पर ये कह सकते हैं कि उनकी पत्रिकाओं में सबसे फ्रंट पेज पर सबसे तुरंत पढ़ने वाला चीज जो कि बहुत ही लोगों पे प्रभाव डाला, वो चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण और विचार हैं, जिनके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस एवं शरीर के संतुलित परिष्कार के साथ मनुष्य के नैतिक विकास के लिए जरूरी प्रेरणाएं दी गई है। यानी कि यदि मनुष्य अपना नैतिक विकास करना चाहता है, एक समाज में अपना बेहतर ओहदा बनाना चाहता है, एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? आगे देखिएगा। गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना जो उन्होंने सोचा था, वो केवल निरी सैद्धांतिक नहीं है, खाली सैद्धांतिक नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि हमारे साधारण दैनंदिनी डायरी को भी कहा जाता है। दैनंदिनी किसको कहा जाता है? डायरी याद रखिएगा, डायरी को क्या कहा जाता है? दैनंदिनी। ओके, दैनंदिनी का मतलब होता है डेली रूटीन कह सकते हैं। सुनिएगा, दैनंदिनी जीवन व्यवहार से गहरे अर्थों में जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। अर्थात इनके पाठ को पढ़ने के बाद अगर हम इस चीज को अपने जीवन में उतारे तो हम एक बेहतर लाइफ अपना भविष्य में बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एजुकेशन पे उन्होंने बात किया है कि कैसा एजुकेशन बेहतर होना चाहिए। आपको पता है सर, चाइना में जो एजुकेशन पॉलिसी है बड़ा बढ़िया है, क्योंकि चाइना में जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, 9वां 10वां 6वां 7वां 8वां सब पढ़ रहे हैं ना, वहां भी पढ़ाई होता है, लेकिन उसी के साथ उन सभी विद्यार्थियों को किसी न किसी टेक्निकल काम में जोड़ दिया जाता है। टेक्निकल का समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए कि हो गया कंप्यूटर बनाना, हार्डवेयर बनाना, बात समझ क्यों? इससे क्या होता है कि बच्चे के एजुकेशन के साथ साथ उसमें क्या कहते हैं सर, उसमें काम करने की भी क्षमता आ रही है। आगे चल के वो बेरोजगारी नाम का उसके ऊपर ठप्पा नहीं लगेगा। जैसे उसकी पढ़ाई खत्म होगी, पढ़ाई खत्म होने के साथ साथ उसके हाथों में एक काम भी होगा। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है। हम लोग खूब बढ़िया से पढ़ लिख लेते हैं, अब पढ़ाई के बल पे सोचते हैं कोई नौकरी हो जाए, आज जब नौकरी नहीं लग पाती है तो जाते हैं काम सीखने के लिए। उस काम को सीखने में बहुत समय लगता है, तो वहां पर हमें एहसास होता है कि जब हमें यही करना था तो साला हम इतना दिन पढ़े क्यों। ये चीज बहुत तकलीफदायक होता है सर, याद रखिएगा। जो भी है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए पाठ का सारांश है, चलिए पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन देखिए। मानव जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है तथा संस्कृति के विकास में शिक्षा कितनी उपयोगी है, इस विषय पर महात्मा गांधी ने सम्यक प्रकाश डाला है, यानी उचित प्रकाश डाला है। ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा और संस्कृति नामक यह निबंध है महात्मा गांधी द्वारा रचित प्रेरणाप्रद रचना है। महात्मा गांधी यंग इंडिया और हरिजन पत्रों का संपादन किया करते थे, जिनमें उनके गंभीर एवं समसामयिक यानी कि उस समय जैसी स्थिति थी, उस स्थिति को देखकर अग्रलेख प्रकाशित हुआ करते थे, यानी उस पर लिखते थे और लोगों के बीच प्रस्तुत करते थे, लोग पढ़ते थे। ठीक है, आगे देखिएगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का महत्व तभी सार्थक है जब बालक यह समझ ले कि जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, एक एक लाइन देखते चलिए, सबके सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछेगा। प्रेम से घृणा को, यानी घृणा को कैसे खत्म करेंगे सर? प्रेम से। सत्य से असत्य को, अगर असत्य को काटना है तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? सत्य बोलना पड़ेगा। और कष्ट सहन से हिंसा को जीता जा सकता है सर। अगर कोई हिंसा कर रहा है तो हमें कष्ट होगा, और हम भी अगर हिंसा करेंगे तो उसको भी कष्ट होगा, झगड़ा खत्म नहीं होगा। अगर कोई हमें मार रहा है, हम कष्ट सहन कर लें, वहां पर हिंसा ना करें, तो वहां पर हिंसा खत्म हो जाएगा। हम बर्दाश्त कर लिए। आगे देखिएगा। जीता जा सकता है अर्थात अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलकर ही सामाजिक बुराइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इन्हीं आदर्शों के आधार पर गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म फिनिक्स आश्रम में बच्चों को शिक्षा देने का यथासंभव क्या किया था सर? प्रयास किया था, क्योंकि जानते थे कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे, वही हमारे देश के क्या होंगे सर? भविष्य होंगे। याद रखिएगा। इसलिए बच्चों का एजुकेशन बहुत जरूरी है। बच्चों का माइंड बदलेगा ना, तबे आगे आने वाला क्या बदलेगा सर? समाज बदलेगा।
याद रखिए। इसलिए वो बच्चों को पढ़ाया करते थे, उनके लिए विद्यालय खोले थे। टॉल्स्टॉय जो थे ना, वो रूसी लेखक थे, याद रखिए। कौन थे? रूसी लेखक। कहां के लेखक थे? रूस के। आगे देखिएगा, अगला पैराग्राफ लिखा गया है, गांधी जी का मानना है कि जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा, अध्यात्म पता है ना सर, अध्यात्म यानी मन से जुड़ना, हृदय से जुड़ना, आस्था से जुड़ना, भगवान से जुड़ना, यह अध्यात्म होता है, याद रखिएगा। आध्यात्मिक शिक्षा और भौतिकता के बीच समन्वय एवं संतुलन अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ सर, हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई के साथ साथ हम अपने मन को समझना, अपने आप को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे देखिएगा, उनके अनुसार बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें वे कोई उपयोगी दस्तकारी सीख सके। बताइए, उस समय व्यक्ति जो, यही चीज वो सर चाइना में चलता है, सेम एजुकेशन पॉलिसी चलता है, यानी शिक्षा के साथ साथ शिक्षा दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ दस्तकारी का मतलब होता है कोई हाथ से किया गया काम, बात समझिएगा, यानी कोई काम भी सिखाइए, किसी काम में उसको कुशल बनाइए ताकि कोई वो काम सीख सके। आगे देखिएगा, लिखा गया है, शिक्षा के साथ साथ उन्हें उत्पादन कार्य में भी सक्षम बनाया जाना चाहिए। कितना बेहतर बात है सर, एजुकेशन के साथ साथ अगर हम लोग कोई काम भी करना सीख जाए, चल जुड़ाई करना सीख जाए, प्लास्टर करना सीख जाए, आगे भविष्य में हमें दिक्कत नहीं होगा, याद रखिएगा सर। आगे देखिएगा, जो भी है, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति से मस्तिष्क, आत्मा और शरीर का समन्वित विकास क्या है सर, संभव है। गांधी जी ने शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र निर्माण को माना है, याद रखिएगा सर। चरित्र निर्माण या ऑब्जेक्टिव में पूछता है अहिंसक प्रतिरोध। क्या कहता है सर? अहिंसक प्रतिरोध, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उनके अनुसार किताबी ज्ञान से अधिक महत्व चरित्र निर्माण का है। सही बात है सर, कोई खूब बढ़िया किताबी ज्ञान प्राप्त किया है, खूब पढ़ा लिखा विद्वान है, पूरा किताब याद है, मातारी बाप को मानिए नहीं रहा है, समाज में उसका कोई इज्जत नहीं है, क्या किताबी ज्ञान वहां पे कोई काम आया? नहीं आया, याद रखिएगा सर। अब वैसा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, लेकिन उसका चरित्र बेहतर है, चरित्र बेहतर है तो वो क्या, समाज को एक बेहतर दर्पण, आईना दिखा सकता है। आगे देखिएगा, लिखा गया है, क्योंकि चरित्र के बल पर ही स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण क्या है सर, संभव है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा गया है, गांधी जी अपनी भाषा और संस्कृति के साथ साथ विश्व की अन्य भाषाओं और संस्कृतियों को जानने की भी सलाह देते हैं। जी हाँ सर, वो कहते हैं कि आप पढ़िए, आप अपने भारत में रहिए, लेकिन विश्व के भी संस्कृति को थोड़ा समझिए, विश्व के लोगों को भी समझिए, क्योंकि हम भी एक तरह से उनके लिए विश्व के लोग ही हैं। बात समझिएगा, जब आप विश्व को समझेंगे, विश्व में कैसे स्थितियां चल रही हैं, एक मिनट थोड़ा समय दीजिए, तो खड़ा उत्तर बाबू चारों। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें अपने देश के साथ साथ अन्य देशों के भी संस्कृति को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। जी हाँ, अगर आवश्यक हो तो वहां की संस्कृति से हमें सीख कर हमें अप्लाई भी करना चाहिए। क्या ये जो चाइना का पॉलिसी है क्या खराब है सर? बेहतर है। अगर उस चीज से हमारे समाज का विकास हो रहा है, अगर उस चीज से, अगर एक टीचर के पढ़कर पढ़ाने से अगर एक बच्चा बेहतर पढ़ रहा है तो टीचर को पढ़ने में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई टीचर कहीं से चीट करके किसी बच्चे को सही जानकारी दे रहा है तो वो चीटिंग नहीं कहलाएगी, याद रखिएगा सर। कुछ बच्चों को हमने देखा है कंप्लेन करते हैं कि सर जी हैं, मैंने बहुत जगह हमने ऑनलाइन में देखा है, रील में देखा है, जो भी है, ये तो पहले से प्रीपेड है तो हम भी पढ़ा रहे हैं, सर जी मोबाइल में से पढ़ा रहे हैं, गलती पढ़ा दे याद करके, आप तो वही चीज मान लेंगे। अगर कोई एक शिक्षक किसी बच्चे को गलती पढ़ाना शुरू कर देना सर, 100 में 2 सही पढ़ाओ, वो गलती पढ़ाओ, बच्चा उसी चीज को माने, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बताएगा, सही बताएगा, और वही चीज याद कर लेगा। तो याद रखना, सही याद करना बिल्कुल आसान है, लेकिन जो गलती याद हो गई ओकर भुलाइल बड़ी कठिन बा। अगर कोई चीज हमें गलती याद हो गया तो हमें से निकालल बड़ी कठिन बा, याद रखिएगा, समझ में आया? याद रखिएगा, जो भी है। आगे बढ़ते हैं, ताकि एक दूसरे की विशेषताओं से परिचित हुआ जा सके, किंतु वे यह नहीं चाहते कि कोई भारतीय अपनी मातृभाषा को भूले। माने महात्मा गांधी का यह उद्देश्य नहीं कि आप अपने मातृभाषा को भूल जाइए, आप अपने भाषा से नफरत कीजिए, अंग्रेजी में बतियाइए, भोजपुरी को गोली मारिए, हिंदी में बतियाइए।
कहीं भी जाते हैं लोग सीधे भोजपुरी में बतियाना शुरू करते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति हिंदी बोलता है तब हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेगा अंग्रेजी में बोलेंगे, और ढेर बार बार ऐठेगा तो हम लगेंगे अंग्रेजी में बोलने बतिया, ओहुले ढेर ऐठेगा तो लागम चाइना में बोले। हमरो कहाँ वेला उस सामने डरा जाइए कोई बाप रे चाइना वाला करे उनको का बुझाई, हमरो ना बुझाई उनको ना बुझाई। यही से ए बाबू कहीं भी जाइए अपने भाषा का सम्मान कीजिए। एक बात याद रखिएगा, विकास सर बोल रहे हैं, जब हमारा जन्म हुआ, सभी लोग सुन लीजिए, जब आप लोग का जन्म हुआ होगा तब से हम जिस भाषा का सबसे पहला प्रयोग किए होंगे ना शुरुआत के 3 साल तक, वो हमारा मातृभाषा होता है, याद रखिएगा सर। लिखने के लिए चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी है चलिए अच्छी बात है, राजकीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये भी याद रखिएगा। सुनिए जो भी है, लेकिन हमारा जो भोजपुरी समाज में जो पैदाइश हुआ है, जो हम लोग भोजपुरी भाषा से आगे बढ़े हैं, सीखे हैं ना, उस भाषा को कभी भी एक होता है ना हे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर आप उस भाषा को आप हे की दृष्टि से देख रहे हैं, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप जरा सोचिए आपका क्या अस्तित्व है उस समाज के लिए। आप अपनी माँ को भी नहीं मानेंगे, अपने पिता को भी नहीं मानेंगे, इसका मतलब यही ना हुआ। तो याद रखिएगा, सारे जहां से अच्छा सबसे पहले भोजपुरी हमारा। हाँ ठीक है, हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, चाइना, उर्दू, फारसी सब जानते हैं। कब? जब सामने वाला व्यक्ति ना जाने तब। तुमको लगता है हमको चाइना नहीं आता है? अरे आता है, खाली कोई चाइनीज आदमी से भेंट ना हो। बाकी जिसको चाइना नहीं आता उनका सामने तो खूब बढ़िया चाइना में बतियाएंगे। इधर देखिए, सुनिए, कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा ना भूले। मातृभाषा के बारे में समझ में आ गया ना क्या है मातृभाषा? उसकी उपेक्षा करे या उस पर शर्मिंदा हो। वे धर्म को संकीर्ण कारागार के रूप में नहीं देखते, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी के लिए खुला वातावरण चाहते हैं। वे संकीर्णता के विरोधी हैं। भारतीय संस्कृति बहुजातीय और बहुधार्मिक है। हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है? बहुजातीय और बहुधार्मिक है, यानी बहुत जात के लोग रहते हैं, बहुत धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें सामंजस्य की भावना विद्यमान है। गांधी जी चाहते हैं कि लोग अपनी मातृभाषा और संस्कृति के प्रति एकदम सजग रहें, जागरूक रहते हुए अन्य संस्कृतियों और विश्व की भाषाओं में संचित ज्ञान भंडार से भी क्या हो, परिचित हो। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है, इस प्रकार शिक्षा और संस्कृति के विषय में गांधी जी परिकल्पना केवल सैद्धांतिक या पुस्तकीय नहीं है, बल्कि वह हमारे साधारण दैनिक जीवन से व्यवहारिक रूप में गहराई से जुड़ी हुई है। यानी कि हमारे साधारण जीवन पर भी यह अप्लाई होता है। याद रखिएगा। अब शुरू होता है कौची बाबू? क्वेश्चन उत्तर ना प्रश्न आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आए, जो आंसर लिखा गया है बाबू वैसे ही लिखिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए, या गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? दोनों में से कोई क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन इसका आंसर तो आप यही लिख सकते हैं। ठीक है। या आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा इस प्रकार का है। आंसर देखिए क्या लिखा गया है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सबसे आवश्यक अंग अहिंसक प्रतिरोध होना चाहिए, कि यानी कि हमें जो है अहिंसा के साथ चलना है, हिंसा के साथ नहीं चलना है, सबसे पहला चीज। दूसरा, उनका मानना है कि सच्ची शिक्षा वही है जो बालक को जीवन संग्राम में प्रेम के माध्यम से घृणा पर, सत्य के द्वारा असत्य पर तथा कष्ट सहन के द्वारा हिंसा पर विजय प्राप्त करना सिखाए। इसी प्रकार की शिक्षा से बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास क्या हो सकता है सर? संभव हो सकता है। एक बेहतर चरित्र का निर्माण हो सकता है, बालक एक बेहतर जीवन जी सकता है। हम शिक्षा ग्रहण कर ही रहे हैं और उस शिक्षा का हमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं बनता है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इंद्रिया 5 गो है, सभी को पता है ना सर? जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है वह व्यक्ति जंग जीत लेता है। याद रखिए, यानी जीवन गर्दा उड़ा देता है। आगे देखिएगा। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? हमारी इंद्रियों का बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ इनका प्रयोग करें, उपयोग करें, यह क्यों जरूरी है? ध्यान से देखिएगा सर।
इंद्रियों का बुद्धि पूर्वक उपयोग सीखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे मनुष्य की बुद्धि का सही दिशा का मनुष्य की बुद्धि के सही दिशा का विकास होता है। इंद्रियों के उचित और संयमित प्रयोग से व्यक्ति ज्ञान अर्जन में दक्ष बनता है तथा उसका मानसिक और नैतिक विकास शीघ्र एवं उत्तम रूप से होता है। सुनाए लो। मन के बहकावे में नाया, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। सुना है लो। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी जो ये मन है ना, चल हमारी जो इंद्रियां है ना, हमेशा हमारे अपने कंट्रोल में होना चाहिए, न कि इंद्रियों के कंट्रोल में हम हो जाएं। इसका एक दूसरा एग्जांपल सुनिए। कभी भी मोटरसाइकिल आप लोग चलाते हैं ना, मोटरसाइकिल को कभी भी जो राइडर होता है, जो उसका चालक होता है, उसको अपने कंट्रोल में चलाना चाहिए। कभी भी मोटरसाइकिल के कंट्रोल में आप मत आइएगा। अगर मोटरसाइकिल के कंट्रोल में आ गए ना तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर मोटरसाइकिल हमारे कंट्रोल में है तो एक्सीडेंट का खतरा होता है ना जी। अगर कितना एक्सीडेंट होता तो लोग देख ही रहा है। तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखिए। मन हमारा चंचल है, वाह, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। चलिए इधर देखिए, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। मस्तिष्क और आत्मा का सबसे बेहतर विकास हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। गांधी जी के अनुसार मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास तब संभव है जब बच्चों के सामान्य शिक्षा के साथ साथ दस्तकारी एवं व्यवसायिक शिक्षा दी जाए, क्योंकि आगे चल के उसको एक परिवार बनाना है, कमाना है। बात समझिए, अगर हमारे पिता लोग को ये मतलब अवसर मिला होता कि वो लोग पढ़ाई के साथ साथ कोई काम भी उसी समय सीख गए होते तो शायद हमारी स्थिति आज ये नहीं होती जो अभी है। सारी जिम्मेदारी किन के ऊपर आ गई है, हम लोग के ऊपर आ गई है। आप खुद से सोचिए, अगर एक बेहतर काम की जानकारी, एक बेहतर काम अगर वो सीख गए होते हैं अपने पढ़ाई के दौरान ही, तो एक एजुकेटेड पर्सन, एक बेहतर व्यक्ति के साथ साथ उनके हाथों में एक कौशल भी होता, और जब कौशल होता तो वो किसी प्रकार के भी हमें कमी, किसी प्रकार के भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत कीमती होता है समय, याद रखिएगा। जब निकलेगा ना आगे चल के आपके जीवन में, तब पता चलेगा व्हाट इज द टाइम। यहां देखिएगा, शिक्षा को उद्योगों से जोड़कर, देखो आप कह रहे हैं शिक्षा को उद्योगों से जोड़ देने से बालक शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से विकसित होता है। प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और श्रम का महत्व क्या होता है सर, शामिल होना चाहिए, याद रखिएगा। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे, अच्छे से समझिएगा सर। यानी उसका मेन चीज जो उद्देश्य था वो क्या मानते थे। शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, चरित्र निर्माण होना चाहिए। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई हमारे जीवन में उतरना चाहिए। जब हम पढ़ रहे हैं, हमें सिखाया गया है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए। हमें सिखाया गया है कभी हमें गाली नहीं देना है तो नहीं देना चाहिए। बात समझिएगा, मेरी बात को सुनिए, भले लोग देते हैं वो बात अलग है। तब एजुकेशन का असली मायने में फायदा है। लिखा गया है सर, गांधी जी का मुख्य ध्येय, माने शिक्षा का मुख्य ध्येय चरित्र निर्माण मानते थे। गांधी जी शिक्षा का मुख्य ध्येय किसको मानते थे, चरित्र निर्माण को मानते थे। उनके अनुसार साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास साक्षरता से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी हम पढ़े लिखे हों, इससे महत्वपूर्ण है कि हमारा चरित्र बेहतर होना चाहिए। सुन लीजिए, पढ़े लिखे हैं अच्छी बात है, जरा सोचिए सर वह व्यक्ति कितना बेहतर होता है जो पढ़ाई लिखाई के साथ भी उसका समाज में थोड़ी सा इज्जत होता है, उसके चरित्र पर कोई भी लांछन नहीं लगाता है, शक नहीं करता है कि 2 नंबर आदमी हुई। सिंपल भाषा में, अब कोई व्यक्ति मान लो पढ़ रहा हूं नहीं है, अब कैरेक्टर ठीक नहीं है, कैरेक्टर ढीला है, ठीक है, तो तनी सोचिए उसके समाज में कितना बढ़िया प्रारूप माने असर पड़ता होगा। लोग क्या कही रहे, होकरा संगे मत रहिए, होकरा फेर में मत रहिए, लोग इसी तरह से कहेंगे। बातें समझिए, आगे लिखा गया है जो भी है, किताबी ज्ञान केवल उस बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन है।
उनका विश्वास था कि यदि व्यक्ति का चरित्र बन जाए तो समाज स्वयं क्या हो सकता है सर, सुव्यवस्थित हो सकता है। वाकई में सर, सभी लोग अगर चरित्रवान बन जाए तो एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी गार्जियन नहीं चाहते ना उनका बच्चा कुछ गलत करे, याद रहे, कोई भी नहीं चाहते हैं सर। क्या आपके गार्जियन चाहते हैं? नहीं चाहते, किसी के भी गार्जियन नहीं चाहते। लेकिन हेलो, उनके चरित्र निर्माण, एक बेहतर चरित्र निर्माण हो, इस पे भी वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। केवल हमारे समाज देखो किस पे टिका है, केवल ये देखता है कि कोई गलती ना करे, कोई गलती ना करे, इसीलिए गलतियां लोग करते हैं, तब उस पर विचार किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, बचपन से ही वैसा हमें निर्माण कराया जाए कि गलती नहीं करना है, तो क्या कभी कोई गलती करेगा? नहीं करेगा। यहां देखिएगा सर, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों मानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी भारत के लिए अपनी संस्कृति के साथ साथ अन्य संस्कृतियों के सामंजस्य को श्रेष्ठ मानते हैं। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति उन विविध संस्कृतियों के मेल का प्रतीक है जिन्होंने भारत में स्थान पाया, भारतीय जीवन को प्रभावित किया और स्वयं भी उससे प्रभावित हुई। यह सामंजस्य स्वदेशी और प्राकृतिक होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति को उसका उचित स्थान प्राप्त रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बड़ा बढ़िया अपने समाज से सर एग्जाम्पल समझा रहा हूं, 1 मिनट सुनिए, खूब बढ़िया समझ में आएगा। जब हमारे समाज में सर पटी पटदार में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, सुनिएगा ध्यान सर, तो पूरे गांव के लोग इस फेर में पड़ जाते हैं, सुनिएगा, कि किस तरह से इसे खींच दिया जाए, हमारे साथ ये भी आ जाए। कल गांव के लोग ये नहीं सोचते हैं कि क्या करके वह यहां तक पहुंचा, मैं भी वही करके यहां तक मैं पहुंच जाऊं, या फिर उससे अधिक मेहनत करके मैं उससे बेहतर बन जाऊं। जरा सोचिए, ये भावना जिस दिन सभी के अंदर आ जाएगी, कितना बेहतर आने वाले 10 से 15 साल में एक समाज का निर्माण होगा। खाली बाबू सोच का फर्क है। आप खुद से सोचिए, अगर कोई व्यक्ति यह कर रहा है, मतलब इतना सोच रहा है, क्या सोच रहा है? कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो हम क्या सोच रहे हैं कि उसको किस तरह खींचकर पीछे ला दें। अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि वो आगे बढ़ा है तो किस तरह बढ़ा है, क्या किया कि वह आगे बढ़ गया, तो जरा सोचिए हम कितना बेहतर अपने जीवन को बना सकते हैं और एक कितना बेहतर आने वाले भविष्य में समाज का निर्माण कर सकते हैं। अगर सबकी मानसिकता, सबके माइंडसेट ऐसे ही हो जाए तो आप खुद पे विचार कीजिए, खुद सोचिएगा। लेकिन हमने कहता है एकदम मार खींचेगा ना, खींच, आगे बढ़ाता ढेरे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे? यहां देखिएगा सर आंसर। गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग के में सामाजिक क्रांति की दूरगामी संभावना देखते थे। उनके अनुसार इससे नगर और ग्राम के संबंधों को स्वास्थ्यप्रद तथा नैतिक आधार मिलेगा और समाज की वर्तमान असमान व्यवस्था तथा वर्गों के विषाक्त संबंधों में सुधार होगा। इससे गांवों का ह्रास रुकेगा और बिना रक्त रंजित वर्ग संघर्ष या भारी पूंजी व्यय के एक ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था की नींव पड़ेगी जिसमें अमीर गरीब का भेद न हो और सभी को सम्मानजनक आजीविका मिले, सभी को सम्मानजनक आजीविका मिले। इससे इसका सर उद्देश्य क्या है, ध्यान सुनिएगा। जब हम छोटे छोटे कुटीर उद्योग करेंगे, छोटे छोटे उद्योग करेंगे ना, तो ये तक कंफर्म है कि हमारा परिवार खाने के लिए नहीं तरसेगा। आज जब पेट भरा रहता है ना तो बुद्धि काम करता है, कोई काम करने का मन करता है। आज जब भूख लगा रहता है ना सर, तो कोनो काम करने का मन नहीं करता है। इनका उद्देश्य ये था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। गांधी जी देश भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? अनुवाद, ट्रांसलेशन, सुनिएगा ध्यान से। आंसर लिखा गया है, गांधी जी देशी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य इसलिए आवश्यक मानते थे ताकि विश्व की विभिन्न भाषाओं में संचित ज्ञान भंडार देशी भाषाओं के माध्यम से सामान्य जन तक पहुंच सके। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनेक भाषाएं सीखना आवश्यक नहीं थी। हेलो, उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक भाषा सीखे, ये कोई आवश्यक नहीं है। आप अपना मातृभाषा, मूल भाषा जानिए, ठीक है, लेकिन प्रत्येक जगह की संस्कृति को समझिए, वहां का कल्चर को समझिए, वहां के स्ट्रेटजी को समझिए कि वह व्यक्ति, अगर वह देश डेवलप हो रहा है तो वह देश डेवलप क्यों हो रहा है। हम अगर पीछे हैं तो हम पीछे क्यों हैं। आगे देखिएगा, लिखा गया है, अनुवाद द्वारा ही ज्ञान सुलभ हो सकता है, यानी ट्रांसलेट करेंगे तब ना समझ। मान लीजिए चाइना का कोई किताब है, हमें पढ़ना है तो समझ में आएगा?
नहीं ना, लेकिन उसी चीज को हिंदी में ट्रांसलेट करके कोई दे दे तो बड़ा बढ़िया समझ में आएगा। वे चाहते थे कि विद्यार्थियों का एक वर्ग यह कार्य करे जिससे कम खर्च में अधिक लोगों को क्या मिल सके, लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? ध्यान सुनिएगा, अगर इस क्वेश्चन को आप पहले आंसर के साथ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी श्रेष्ठ गुणों को विकसित करना है। उनके मत में पढ़ना लिखना न तो शिक्षा का आरंभ है और न ही अंत है, बल्कि वह शिक्षा का केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है। हेलो, हम पढ़े लिखे हो गए, यही केवल एजुकेशन नहीं है। हम केवल एजुकेटेड हो गए, साक्षर हो गए, केवल यही पढ़ाई नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, लिखा गया है, उनका कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को उत्पादन कार्य योग्य बनाया जाए और दस्तकारी भी सिखाई जाए। यानी पढ़ाई के साथ साथ उन्हें यह भी कार्य सिखाया जाए कि कोई सामान वहीं खुश जाइए। तो व्यक्ति को ऐसा एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए जिसके साथ साथ वो मतलब शिक्षा लेने के साथ साथ वो किसी काम में भी क्या करे सर, अपना ज्ञान बढ़ाए और वो कोई काम सीख जाए। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 सुनिए, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? दूसरी संस्कृति, आप दूसरे के समाज को समझिए, लेकिन उसके पहले किसको समझना आवश्यक है? अपने समाज को समझना आवश्यक है। यह क्यों जरूरी है? आंसर देखिए कितना बेहतर लिखा गया है। सरी, सुनिएगा, दूसरी क्या लिखा है सर? यहाँ पे क्या लिखा गया है? दूसरी, दू में टक गइल बा, कट गइल बा। सुनिएगा, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई भी संस्कृति अपनी संस्कृति जितनी समृद्ध और मूल्यवान नहीं होती। लंबे समय तक गुलाम रहने के कारण हमें अपनी संस्कृति को तुच्छ समझना सिखाया गया। सही बात है सर, हम लोग बहुत समय से गुलाम हैं, हम दूसरे के कंट्रोल में थे, इसलिए लोग कहते थे तनि से कोनो वैल्यू नहीं है, तुम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं है। तनि समझिएगा ठीक से। आगे लिखा गया है, जिससे हम उसकी विशेषताओं को भूलने लगे। गांधी जी के अनुसार अपनी संस्कृति को हृदयंगम यानी हृदय से लगा करके उसके अनुसार आचरण करना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा इसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या के क्या होगा सर? समान होगा। हम एक समाज को स्वयं मरने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा, अपने समाज को समझना होगा, अपनी संस्कृति को समझना होगा। पहले आप खुद को समझिए, तब दूसरे की शिकायत कीजिए। आप कहां पर है पहले देख लीजिए, तब किसी दूसरे को देखिए कि वह कहां पर है। आगे देखिएगा, आशय स्पष्ट करें। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह महात्मा गांधी ने कहा था, इसी पाठ से लिया गया है, याद रखिएगा। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश महात्मा गांधी द्वारा रचित पाठ शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है। इस कथन के माध्यम से गांधी जी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय सनातन धर्म संकीर्ण, कट्टर या सीमाबद्ध नहीं है। यह ऐसा धर्म नहीं है जो मनुष्य को बंधनों में बांध दे, बल्कि यह समन्वय, प्रेम, सहिष्णुता और मानवता पर आधारित है। गांधी जी के अनुसार हमारा धर्म अन्य धर्मों के मानवीय मूल्यों को आत्मसात करते हुए विकसित हुआ है। यानी हमारा भारत क्या हुआ सर? विकसित हुआ है। इसलिए भारतीय संस्कृति उदार, व्यापक और सर्वमान कल्याण की भावना से क्या होता है सर? प्रेरित होता है। हमारा यह भारतीय समाज है। चलिए, अब शुरू होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सभी लोग ध्यान से एक एक ऑब्जेक्टिव देखते चलिए, एक एक ऑब्जेक्टिव टिक करते चलिए। जो आपको पता हो वो बताइए, जो नहीं पता है वो हम बताएंगे। ठीक है सर, याद रखिएगा। चलिए बताइए, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अगला बताइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। किधर है? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए बताइए, महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी के पिता का नाम बताइए।
करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था? पुतली बाई, माता का नाम था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी के पत्नी का नाम बताइए। कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी का देहांत कब हुआ था? 30 जनवरी 1948, 48 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गलती मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं जितनी हमारी अपनी संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी, या रविंद्रनाथ ठाकुर भी रहेगा तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति की क्या करने की कोशिश करे? बहिष्कार करने की। अगर मान लीजिए हम दूसरों को देखकर जल रहे हैं तो क्या हम कभी आगे बढ़ पाएंगे? सर, हम तो दूसरे के फेर में लग गए, हम तो अपने फेर में है नहीं, तो कहां से आगे बढ़ पाएंगे? आगे देखिएगा, बताइए, रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को क्या कहा था? क्या कहा था? महात्मा कहा था, ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहां किया था? दक्षिणी अफ्रीका में किया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? 2 अक्टूबर को मनाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताइए, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, यानी स्वयं संभाल लेगा। यह किनका विचार है? महात्मा गांधी का विचार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी का दक्षिणी अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था? 1893 से 1914 तक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? 1915, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बापू कहकर कृतज्ञ राष्ट्र किन्हें याद करता है? महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर ना, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। हमारे भी लगे जन्म पूछ ले, कहा दू ना, वहां पे ध्यान चला गया, कोई बात नहीं, आगे देखिए, बताइए, गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। यह कथन किनका है? महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सुनिए, मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। गद्यांश किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है? बताइए, शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए, इनमें से किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था? बताइए, बताइए, हरिजन या यंग इंडिया रहेगा तो यंग इंडिया। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा यानी हृदय की शिक्षा, हृदय की शिक्षा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा वो किसको मानते थे? अहिंसक, उदात्त व बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को मानते थे, या चरित्र निर्माण भी याद रखिएगा। ठीक है, जिससे व्यक्ति को क्या हो,
चरित्र निर्माण हो। इसमें आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो उसको भी बेहतर मानते थे कि आध्यात्मिक शिक्षा क्या करे सर, व्यक्ति आगे बढ़े, इस चीज को वो जाने। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के माध्यम से जीवन संग्राम में क्या आसानी से जीतना सीखना चाहिए? सुनिएगा, प्रेम से घृणा को, सत्य से अहिंसा को, कष्ट सहन से हिंसा को, उपयुक्त सभी को। याद रखिएगा। अगला देखिए, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहां गए थे? कहां गए थे? लंदन। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? किनका हथियार था? बहुत बढ़िया, गांधी जी का, ऑप्शन नंबर डी। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किन्होंने कहा था? निम्न में से गांधी जी की पुस्तक कौन सी है? हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए। अच्छा, एक और है सर, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति, याद रखिएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति। बताइए, गतिशील साहित्य का संबंध किस चीज से है? तो मार्क्स के विचारों से ये भी हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है उदात्त। एक मिनट, सबसे लास्ट क्वेश्चन, उदात्त शब्द का अर्थ क्या है? तो उदात्त शब्द का अर्थ है उन्नत। याद रहेगा, उदात्त शब्द का क्या है? उन्नत। इस प्रकार से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। सभी लोग होमवर्क सुन लीजिए, क्या है? पाठ परिचय पूरा लिख लेना है, क्वेश्चन आंसर पूरा लिख लेना है, और पूरा जितना महात्मा गांधी के बारे में था ना, लेखक परिचय लिख करके सभी लोग क्या कर लेना है? याद हो जाना चाहिए। कल कुछ लोगों से हम कंफर्म सुनेंगे, याद रखिएगा, ठीक है सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।